असम राइफल पूर्व सैनिक एवं सेवारत सैनिकों को नमस्कार। दोस्तों, एक आज मैं खासकर विशेष वीडियो फिर आपके पास लेके आ रहा हूं और वीडियो का खास मुद्दा है असम राइफल का जो बैकबोन है, फाउंडेशन है, वो कमज़ोर कैसे हुआ, इस बारे में मैं बाद में आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने पिछला वीडियो दिया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दी थी उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करूंगा और सभी का आभार व्यक्त करूंगा। और सबसे पहले तो मैं एक दो जो लोगों ने अपना कमेंट दिया था उसमें कहना चाहूँगा कि एक दो लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई जीडी वाले खुद ही ऑफिसों में काम करने के लिए वॉलेंटियर होते हैं। फौज में खास करके उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, फौज में खास करके वॉलेंटियर काम नहीं किया जाता है, फौज में हुक्म दिया जाता है। अगर वो वॉलेंटियर होके काम कर रहे हैं वो तो वॉलेंटियर होंगे क्योंकि उनकी ड्यूटी माफ होती है और उनको नाइट ड्यूटी नहीं जाना पड़ता है, उनको और ड्यूटी नहीं जाना पड़ता है और उसके बाद तक ऑपरेशन ड्यूटी में नहीं जाना पड़ता है तो इसलिए वो वॉलेंटियर होंगे। लेकिन उस भाई की बदली जो उसकी बदली डबल ड्यूटी करेगा, उसकी बदली में डबल तिरबल क्या बोलते हैं आउट में जाएगा, ऑपरेशन में जाएगा, उसको तो तकलीफ होगी ना। लेकिन वो मुख से तो बोल कुछ नहीं सक रहा है, दिल में तो उसका है ये सब चीज़ की भाई ये मेरे साथ वाला ऑफिस में नहीं होता था, मुझे एक रात सोना 15 16 रात ड्यूटी देने के बाद एक रात सोना पड़ता है मुश्किल से। कभी कभी 10 दिन 12 दिन, कभी 3 दिन 4 दिन में भी आ जाता है, लेकिन 3 दिन 4 दिन में आजकल आता नहीं, खास करके ऑपरेशन इलाकों में क्योंकि वहाँ मैक्सिमम पार्टियाँ बाहर जाती हैं तो इसलिए वहाँ पर जीडी वाले को खास करके 3 दिन 4 दिन नहीं, मुश्किल से 10 दिन 15 दिन नाइट में ड्यूटी देने के बाद तब सोना पड़ता है। तो उसके दिल में दुख नहीं लगेगा? अगर ऐसा है तो वो वॉलेंटियर क्यों नहीं निकलेगा? वॉलेंटियर निकलेगा ना। कमांडर किस लिए बैठे हैं? उसको वॉलेंटियर ऑफिस में बैठाने के लिए बैठे हैं। कमांडरों का काम नहीं बनता है? बनता है, सभी का काम बनता है, लेकिन सभी क्या करते हैं? आंख बंद करके, आंख बूझ करके बैठे रहते हैं। ये है। दूसरा था, और एक जो थे मान्यवर, उन्होंने ये, उनका कहना ये था कि तुम भी खुद कोर्ट में जाकर के अपनी लड़ाई खुद लड़ो। बढ़िया बात है, लड़ रहे हैं अभी तो जो है छोटे सेक्शन लेवल के जो झगड़े हैं उन झगड़ों के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ रहा है। इसीलिए जा रहे हैं कि ये फाउंडेशन मजबूत नहीं है, किसी का कंट्रोल कमांड में कोई नहीं है और ये हम इसलिए कह रहे हैं, बार बार कमांडरों को चेता इसलिए रहे हैं, वीडियो बना के ये सब चीज़ें करके निकाल इसलिए रहे हैं कि कल जीडी वाला अगर ज़्यादा बड़ी जनसंख्या में है, ये लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे और इनका विद्रोह हो जाएगा, इसको संभालना मुश्किल होगा। इसलिए हम बार बार चेता रहे हैं कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और इसके बाद में जो आगे होगा वो भी गलत होगा। अगर हम कोर्ट में जाएंगे या जीडी वाला कोर्ट में जाकर के सब काम अपने आप करेगा, जिसने जिसको भर्ती किया है, जिसकी स्थापना उस काम जीडी के काम को करने के लिए, उसका हक दिलाने के लिए हुआ है, तो वो आदमी क्या करेगा? अगर कोई आदमी अपने पद पर बैठ के और उसके लिए, उस काम के लिए नौकरी में आकर के और पद में बैठ करके, पद लेकर के कुर्सी में बैठा है और वो काम सुचारू रूप से नहीं कर रहा है, तो ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। कोई भ्रष्टाचार पैसा लेने से ही भ्रष्टाचार नहीं होता है, ये भी जो आता है भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो उसे यही जाहिर होता है, सभी कोर्ट में जाएंगे तो अपना हक लेंगे। तो भाई जो आगे उनका जीडी के सपोर्ट के लिए जो असेंबलियां बनी हैं, इसका मतलब वो असेंबलियां काम नहीं कर रहे हैं। जीडी तो इंजन है, सिर्फ एक इंजन। जब असेंबलियां काम नहीं करेंगे तो जीडी का काम तब रुकेगा। वो अपना काम अपने लिए करने के लिए नहीं है ना, वो तो दूसरे का काम करता है, वो तो ऑपरेशनल के बना हुआ है। जीडी और अपना काम बखूबी निभा रहा है।
और दूसरा उन्होंने एक दो बंदे और थे, बच्चे थे शायद, वो बंदे नहीं थे, सेवारत नहीं थे, बच्चे थे जिनको 5 साल तक या 10 साल तक हम आसाम राइफल में रिक्रूट बोलते थे। उसी तरह वो कह रहे थे कि आप शायद आपने कोई ऑपरेशन ड्यूटी नहीं की होगी और हमेशा आपने LMG चलाई होगी। बिल्कुल सही बात है, मैंने ऑपरेशन ड्यूटी अगर नहीं किया, आप लोग इतने जानकार होते, आप लोगों ने कुछ ट्रूप्स मैनेजमेंट के बारे में काम किया होता, कोर्स किया होता, इंटी मैनेजमेंट का कोर्स किया होता, और उसके बाद सोर्स मैनेजमेंट का कोर्स किया होता, कंट्रोल कमांड का कोर्स किया होता, तो आप ये शब्द नहीं बोलते। आप क्या बोलते? सबसे पहले मेरी यूनिट ढूंढते, खुद ढूंढते, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और मुझे ज़्यादा दिन यूनिट को छोड़ा हुआ नहीं हुआ है। वहाँ पर यूनिट में पूछते कि इस आदमी ने इस यूनिट में क्या क्या काम किया था। तो आप जो कह रहे हैं वो आपकी काबिलियत पर कह रहे हैं, आपको जानकारी ही उतनी थी, काबिलियत ही उतनी थी, ठीक है। तीसरा लास्ट में बात ये था कि एक उसी बंदे ने ये भी कहा था कि आप जो भी कर रहे हैं नायर साहब से सीख के कर रहे हैं। यार नायर साहब तो 190 साल में जो कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं सीख पाया ना, वो नायर साहब सिखा रहे हैं सबको। मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैं तो सीख ही रहा हूँ उनसे। आज नहीं, मुझे तो सिर्फ आर्यवाद से ज्वाइन किया हुआ, मुझे 1.5 साल 2 साल ही हुआ है। बहुत कुछ सीखा, ये 2 साल में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। जो चीज़ मैंने फौज में रहते हुए 40 साल में नहीं सीख पाया, वो सिर्फ 2 साल में सीखा है। और नायर साहब जो हैं वो हमारे आइडल हैं, हमारे आइकॉन हैं। उनकी प्रतिक्रिया पर, उनकी आइडियोलॉजी पर ये सारा आर्यवाद संगठन चल रहा है और लोगों को बड़े से बड़े अधिकार दिया है। अब मैं ज़्यादा नहीं कहकर इससे आगे मैं अब आता हूँ आज के सब्जेक्ट में। आज का सब्जेक्ट मेरा है जो आसाम राइफल का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। किसी भी बेल्टेड फोर्स की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एनसीओज और जेसीओज होता है। अब एनसीओज और जेसीओज को आजकल खासकर ज़्यादातर अधिकारी महोदय और ऑफिशियल स्टाफ सभी ये कहते हैं कि एनसीओ जेसीओ तो आसाम राइफल में काम करना छोड़ दिया। क्यों करेगा भैया काम? किस लिए काम करेगा? ये सब इसके जिम्मेवार भी आप ही लोग हैं। सबसे पहले उम्मीदवार कैडर होता था। उम्मीदवार कैडर करने के बाद 6 हफ्ते का उम्मीदवार कैडर करने के बाद वो बंदा लेफ्टिनेंट बनता था। 3 या 4 साल तक वो लेफ्टिनेंट रहता था। उसके बाद में वो सेक्शन को, उसमें सेक्शन 2 ऐसी या सेक्शन कमांडर भी रहता था कभी कभी या तो LMG कमांडर भी रहता था, या 2 इंच मोटर डेड में काम करता था। और उसके बाद में 3 साल 4 साल बाद वो नायक का कोर्स करता था, और उसके बाद वो सेक्शन कमांडर बनता था। और 4 साल 5 साल के बाद में जो भी होता था, उसके बाद वो हवलदारी कैडर करता था। तब वो प्लाटून हवलदार का कोर्स करता था, और हवलदारी कैडर करने के बाद 5-6 साल बाद में तब जा करके वो PC कैडर नायक सूबेदार का कोर्स करता था। तब जाकर के एक स्ट्रॉन्ग जेसीओज बन करके, उसमें से भी 25-30 जेसीओज होते थे, मुश्किल से 5 या 6। सबसे FCBC सबसे हार्ड टेस्ट सीओ साहब खुद जा करके लेते थे। अब तो सीओ साहब को पता ही नहीं रहता कहाँ पर कोर्स चल रहा है और कितने आदमी मेरे कोर्स में है, ये भी पता नहीं रहता वहाँ पर। तो वो जो उनकी सिखलाई है, सीधा ही वहाँ से आपको एक रिक्रूट से लेकर के डायरेक्ट उसको हवलदार कैडर करवा दिया, और उसके बाद उसको वारंट अफसर कैडर करवा दिया। 2 ही कैडर में वो लास्ट तक पहुंचेगा, तो वो काम कहाँ से करेगा? एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा उसके पास? दूसरा, एनसीओज और जेसीओज को रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? सारे जितने भी हैं, चाहे आज जनरल हैं या जो भी हैं, बड़े से बड़े पदों तक पहुंचने वाले जितने भी अधिकारी हैं, उनको सिखाने का तरीका पाँव पकड़ पकड़ के, चाहे IMA में है या चाहे रिक्रूटी में है, ये एनसीओज और जेसीओज ही करते हैं। जितनी गहराई से उनको सिखलाई मिलती है, उतनी ही गहराई से वो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जिसका फाउंडेशन जितना तगड़ा होगा,
उसका फाउंडेशन आगे के लिए वो ऊपर कितनी भी बड़ी छत उठाएगा, घर उठाएगा, वो कभी नहीं टूटेगा। हमारे टाइम में हमने सिर्फ 6 महीना ट्रेनिंग की है, आज 9 महीना ट्रेनिंग है। लेकिन आज के बराबर उस टाइम में मैं भी 4 बार सेंटर में काट के आया हूँ, 4 बार इंस्ट्रक्टर रहा हूँ मैं भी सेंटर में। और ये जो महाशय कह रहे थे मुझे आपने LMG चलाया होगा सेंटर में, मैंने LMG चलाए थे। तुम जैसे कई रिक्रूटों को मैंने भी भेजा था और मुझे गर्व है, मेरे जो ट्रेनिंग कराए 1983 से लेकर के 1986, जब 3 साल में PTI रहा था ब्रावो कंपनी में या RTC में, और उसके बाद मेरे ट्रेनिंग कराए हुए रिक्रूट आज कमांडेंट बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे रिक्रूट हैं जो ऑफिसर बन गए हैं, मुझे गर्व है उस पर। अब ठीक है, तुम यही कह रहे हो तो मैं उस चीज़ को मान लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सब जो बैकबोर्ड का आर्मी का जो चलता है, आसाम राइफल का जो चलता है, आर्मी में क्या होता है, एक नया जो पास आउट होकर के अधिकारी जाता है, उसके बाद वो सेक्शन से लेकर प्लाटून से लेकर सभी चीज़ का मैनेजमेंट करता है। लेकिन तब जाकर के वो कई दिन तक प्लाटून हैंडलिंग करता है, उसके बाद में तब जाके उन्हें कंपनी मिलती है। लेकिन आसाम राइफल में क्या है, वो आते हैं सीधा, आने के बाद उसके बाद में वो ज़्यादा 1.5 साल 2 साल नौकरी होती है, और उसके बाद वो सब वहाँ का चाल डाल देख लेते हैं। हमारे लोग ही हैं जो ऑफिस में बैठे हुए हैं सिखाने वाले, और कुछ बाकी भी हैं, ज़्यादा कड़ा शब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो आगे पीछे लगा के उनकी नौकरी पकाने के चक्कर में रहते हैं, वो भी हैं, वो उन्हें बिगाड़ते हैं। यानी कि JCH और NCH के साथ इतना तक दुर्व्यवहार होता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब मैं अगले बार में वीडियो दूंगा। हॉस्पिटल में जाते हैं, सुई पकड़ के खड़े रहते हैं, आएगा ना इधर ही लगाऊंगा सुई, तेरे को पागल बना दूंगा। ऑफिस में जाते हैं, डंडा पकड़ के खड़े रहते हैं, आया ना देखूंगा तेरे को मैं इधर ही, तो जाएगा कहाँ GD का जवान? है कहीं रास्ता? नहीं, कहीं रास्ता नहीं है उनके लिए। और बाकी न कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बातें मैं जो कह रहा हूँ ये भविष्यकालीन बातें हैं, और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए मदद मिलती है। धन्यवाद।